हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर, जिसका नाम है पार्टनरशिप। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है, सीबीएसई बोर्ड में आपका जो पेपर होता है अकाउंटेंसी का वो 80 मार्क्स का होता है और इस चैप्टर का जो वेटेज है दैट इज 35 मार्क्स। ठीक है, तो बिना समय खराब किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे पार्टनरशिप की डेफिनेशन से। डेफिनेशन को समझते हैं क्योंकि इसकी डेफिनेशन में से 1 मार्क के क्वेश्चंस पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एक बार डेफिनेशन को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसको टुकड़ों में समझने की कोशिश करेंगे। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। तो देखिए क्या बोलता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more person। देखिए इससे एक बात तो साफ साफ समझ में आ जाती है कि जब हम पार्टनरशिप करेंगे तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि एक अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता है, वहां पे कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कि पार्टनरशिप के नियम कानून बताता है, उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more पर्सन। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 2 or more persons who have agreed। इसका मतलब है there must be an agreement। वहां पे अग्रीमेंट होना जरूरी है। अब ये अग्रीमेंट कैसे हो सकता है? ये अग्रीमेंट ध्यान रखिएगा, ये अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। आप चाहें तो ओरल अग्रीमेंट करें, आप चाहें तो रिटन एग्रीमेंट करें, मगर ये हमेशा बेटर है कि रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि यदि ओरल एग्रीमेंट है तो आगे चल के डिस्प्यूट्स ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास चीजें लिखित में नहीं है। ठीक है, तो एग्रीमेंट ओरल भी होगा तो चलेगा। इट विल बी एन आई कैन से इट विल बी अ वैलिड पार्टनरशिप। ठीक है, आगे बोलता है टू शेयर दी प्रॉफिट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू शेयर दी प्रॉफिट्स। इसका क्या मतलब हुआ? तो चलिए मैं आपको 3 पार्टनर से मिलवाता हूं। ये 3 पार्टनर से देखिए, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये तीनों पार्टनर्स हैं। अब मेरे को आप ये बताइए कि यदि ए बी सी आपस में ये तय करते हैं कि ए को कुछ नहीं मिलेगा, कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को मिलेगा, तो क्या ये एक वैलिड पार्टनरशिप होगी? यहां पे आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इस डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है अग्री टू शेयर दी प्रॉफिट्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज कंपल्सरी। मतलब प्रॉफिट सबके बीच में बांटा जाएगा, सबको प्रॉफिट मिलना चाहिए यदि प्रॉफिट होता है तो। ठीक है, तो भले ही वो प्रॉफिट कम हो, मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, इसको 5 रुपए मिलता है, इसको 45 मिलता है, इसको 50 मिलता है, चलेगा। इट विल बी अ वैलिड पार्टनरशिप। मगर यदि ये तय है कि इसको कुछ नहीं मिलेगा, इन दोनों को 50-50 मिलेगा, तो एक वैलिड पार्टनरशिप नहीं होगी, ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो ध्यान रखिएगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज कंपल्सरी। तो अब आप यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या सर यहाँ पे शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज ऑल्सो कंपल्सरी? मैं रिपीट कर रहा हूं। अब आप पूछ सकते हैं कि यदि फर्म को लॉस होता है तो लॉस का भी बंटवारा होना चाहिए जिस तरीके से प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है? तो आंसर इज नो।
लॉस का बंटवारा कंपलसरी नहीं है। यहां पे साफ लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज कंपलसरी, शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट कंपलसरी। यहां पे वैसे लिखा होता, अगर ऐसा होता तो लिखा होता who have agreed to share the profit and losses, ऐसा नहीं है। तो यदि पार्टनर्स आपस में चाहें तो ऐसा तय कर सकते हैं कि इसको लॉस नहीं मिलेगा, अगर लॉस होगा तो बी और सी लॉस बेयर करेंगे, ए कोई लॉस बेयर नहीं करेगा। ऐसा अग्रीमेंट हो सकता है, ये एक वैलिड अग्रीमेंट होगा, ये एक वैलिड पार्टनरशिप कहलाएगी। बात समझ में आई? अभी तक जो जो देखा एक बार फिर से बता रहा हूं। सबसे पहली चीज हमने देखी कि कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, कम से कम होंगे 2। फिर क्या देखा, अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है। और तो और जब रिटन होगा तो बेटर है कि उसको बकायदा स्टैम्प पेपर पे लिख के सारे पार्टनर से साइन करवाया जाना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और उसमें सारे हमारे जो नियम हैं, जो कंडीशंस हैं हमारी, वो सारी उसमें लिखी जानी चाहिए, ठीक है। आगे बोलता है टू शेयर दी प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज कंपलसरी, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ व्हाट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ दी बिजनेस। इसका मतलब है कि बिजनेस होना कंपलसरी है। अब आप बोलेंगे सर बिजनेस होना कंपलसरी है मतलब, बिजनेस होना कंपलसरी है मतलब ये कि यदि ये पार्टनर्स है ना, ए बी सी, ये तीनों बोलते हैं कि चलो हम तीनों मिलके एक पार्टनरशिप करते हैं और इस पार्टनरशिप के तहत हम कुछ सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, तो क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जो पर्पस है वो सोशल सर्विस है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। पार्टनरशिप इज मेंट फॉर बिजनेस एंड नॉट फॉर सोशल सर्विस, ध्यान रहे, ठीक है। अगर आप चैरिटी करना चाह रहे हैं और 3-4 लोग 5 लोग मिलकर यदि चैरिटी करना चाह रहे हैं तो वो पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो बिजनेस का होना कंपलसरी है और वो बिजनेस, ध्यान रहे, लॉफुल होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, दिस इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इसका क्या मतलब हुआ, चलिए बहुत अच्छे से समझेंगे आप। यहां पे बोलता है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बिजनेस जो है वो किसी के द्वारा भी किया जा सकता है पार्टनर्स में से, ठीक है। जैसे कि ये ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पे बिजनेस के जो डिसीजंस हैं, है ना, बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है और सी भी कर सकता है, तीनों कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बिजनेस को कौन हैंडल कर सकता है? कोई भी कर सकता है। लिखा है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, सबके द्वारा किया जा सकता है। ए बी सी सब मिलकर बिजनेस चला सकते हैं। और एनी ऑफ देम, इनमें से कोई भी चला सकता है। ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं होता है कि केवल ए ही बिजनेस चलाएगा, ऐसा नहीं है। आपस में वो तय कर सकते हैं कि बिजनेस कौन रन करेगा। अनलेस अदरवाइज अग्रीड, सभी लोगों को, सभी पार्टनर्स को बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है। ए बी सी, मैंने बोला कि ये 3 पार्टनर्स हैं। ए भी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, बी भी कर सकता है और सी भी कर सकता है, सारे कर सकते हैं। अब मान लीजिए उन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, बिजनेस जो है वो केवल ए चलाएगा, बी और सी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर्स होंगे। स्लीपिंग पार्टनर्स मतलब
स्लीपिंग पार्टनर्स मतलब वो पार्टनर्स जो कि बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो आमतौर पे केवल कैपिटल लगाते हैं, पैसे लगाते हैं और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऐसे पार्टनर्स को हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। ठीक है, वहां पे अब क्या बोला जा रहा है, ए बिजनेस हैंडल करेगा, बी और सी बिजनेस हैंडल नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ए बिजनेस हैंडल कर रहा है, ए पूरे डिसीजंस ले रहा है, तो क्या ए यदि कोई डिसीजंस लेता है तो बी और सी उसके डिसीजंस के लिए बाध्य रहेंगे? तो आंसर इज यस, ए के डिसीजन के लिए बी और सी बाध्य रहेंगे। मान लीजिए कि ये तय किया जाता है कि ए और बी बिजनेस हैंडल करेंगे और सी स्लीपिंग पार्टनर रहेगा, तो बताइए ए और बी के द्वारा लिए गए डिसीजंस के लिए क्या सी लायबल रहेगा? आंसर इज यस। ठीक है, क्योंकि यहां पे साफ लिखा हुआ है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। बिजनेस किसके द्वारा कैरी किया जा सकता है? सबके द्वारा या इनमें से किसी के भी द्वारा। एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है किसी का भी डिसीजन हो, जो बिजनेस चला रहा है यदि वो डिसीजन लेता है उसके लिए सब लायबल रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अगर सब बिजनेस हैंडल कर रहे हैं तो उसके लिए सब लायबल रहेंगे। अगर केवल एक व्यक्ति बिजनेस हैंडल कर रहा है तो भी उसके लिए सब लायबल रहेंगे। इज इट क्लियर? इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो ध्यान रखिएगा हम लिखेंगे म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आ सकता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, व्हिच इज वेरी सिंपल। Partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। तो ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या क्वेश्चन पॉसिबल है? पूछा जा सकता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन अ पार्टनरशिप। तो उसमें सीधी सी बात है, मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 2। अब इसके बाद आ सकता है क्वेश्चन कि राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो उसमें क्या है? सबसे पहली बात मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2। दूसरा देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कैसा हो सकता है? ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंपलसरी है। चौथा एसेंशियल एलिमेंट क्या है? देयर मस्ट बी अ बिजनेस, और बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो गया, बिजनेस हो गया, उसके बाद आता है आपका म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी का होना भी जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हालांकि। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन पॉसिबल हैं एक एक मार्क्स इसमें से। क्लियर है? ठीक, तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। ठीक है, तो इसको आप कोशिश कीजिए कि 2-3 बार खुद से लिखिए, एक बार याद कीजिए, 2-3 बार खुद से लिखिए कि बिल्कुल वो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये बच्चा रो क्यों रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि ये बच्चा नहीं है, ये पार्टनर है भाई। ये एक फर्म है, उसका पार्टनर है। और ये क्यों रो रहा है? ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ऊपर देखिए क्या लिखा है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट। तो जब भी हम अग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट में हमको सारे हमारे जो कंडीशंस हैं वो मेंशन करनी चाहिए। जैसे कि हमारा प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा क्या कैपिटल पे कि नहीं मिलेगा, लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सारी बातें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी बातें तय होनी चाहिए।
जब आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, है ना, पार्टनरशिप डीड मतलब रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑन स्टैम्प पेपर, जहां पे सारे पार्टनर साइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो जब आप डीड बना रहे हैं तो सारी बातें आपको लिखनी है। तो यदि आप कोई चीज लिखना भूल जाते हैं, अगर आप सैलरी के बारे में लिखना भूल जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखना भूल जाते हैं, तो क्या होगा? तो यही हाल होगा जो अभी हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने तय नहीं किया चीजों को लेके, तो आगे चल के क्या होता है? डिस्प्यूट्स होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर मतलब जो कि बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक स्लीपिंग पार्टनर है जो कि नहीं कर रहा है, एक्टिव पार्टनर है जो कर रहा है। तो एक्टिव पार्टनर बोलता है कि मैंने खूब मेहनत की है, मेरे को सैलरी चाहिए। तो बात यह आएगी कि आपने स्टार्टिंग में तो तय किया नहीं, पार्टनरशिप डीड में तय किया नहीं, अब बाद में आप बोल रहे हैं कि चाहिए, तो क्या होगा? तो वही होगा जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 चाहता है, ना कि जो हम चाहते हैं। हम यदि किसी बात पे अग्रीड हैं तो वो शुरू में ही होना चाहिए, आगे चल के नहीं। तो जहां पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, वहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो चाहेगा वो ही होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इन भाई साहब का क्या डिस्प्यूट है। तो सबसे पहले ये भाई साहब बोलते हैं कि इनको सैलरी चाहिए। तो आप बताइए कि इनको सैलरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है। तो आंसर ये है कि इनको सैलरी यदि कुछ नहीं लिखा है तो नहीं देनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा लिखा है। यदि अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो आप पार्टनरशिप अग्रीमेंट में इसको लिखें, या आपस में ओरली भी तय कर सकते हैं, मगर पहले ही अग्रीड होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसीलिए मेरा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो दूसरों से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या ज्यादा होना चाहिए? आप बताइए। सीधी सी बात है, यदि आपस में ये तय नहीं किया गया है तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। ठीक है। तीसरा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भाई साहब का कहना है कि मैंने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, अब उस कैपिटल पे मेरे को ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो बताइए इन भाई साहब को हमें क्या इंटरेस्ट देना चाहिए? अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर इज नहीं देना चाहिए। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, भाई साहब ने फर्म को लोन भी दिया है, तो क्या उस पे ब्याज देना चाहिए? तो आप क्या बोलेंगे? नहीं देना चाहिए। आंसर इज बिल्कुल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोन है, लोन आप किसी से भी लेंगे, बैंक से लेंगे, तो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। तो फिर बात आती है कितना देना पड़ेगा यदि एग्रीमेंट नहीं है। तो देखो, अग्रीमेंट है तो जितना एग्रीमेंट में लिखा होगा उतना देना पड़ेगा, और यदि एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? फिर आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये भाई साहब ने ड्राइंग्स की थी, अब दूसरा पार्टनर बोल रहा है कि उस पे आपको ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये भाई साहब ने रोना चालू कर दिया। बताइए कि इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। आप जो भी देख रहे हैं, सैलरी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, आईओसी, जो भी आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पॉसिबल हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं सारी चीजें। आप मेरे साथ साथ बोलेंगे सैलरी टू पार्टनर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो बिना एग्रीमेंट के नहीं देना चाहिए। एग्रीमेंट होगा तो डेफिनेटली देंगे, बिना एग्रीमेंट के नहीं देंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अगर कुछ एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा? बराबर बराबर बांटा जाएगा। ठीक है। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? एग्रीमेंट नहीं है तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर एग्रीमेंट नहीं है तो देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? एग्रीमेंट नहीं है तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए दोस्तों, आपने अभी बेसिक्स पार्टनरशिप के देख लिए। अब बेसिक्स के बाद सीधे हम चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक नया टॉपिक हम चालू करेंगे और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे भी जाने से पहले हम ड्राइंग समझ लेते हैं कि ड्राइंग्स हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम है एक से ज़्यादा ओनर्स रहते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति होता है, उसको हर महीने की 1 तारीख को एक फिक्स अमाउंट उसके हाथ में आ जाता है, सैलरी मिलती है उसको, ठीक है। मगर पार्टनरशिप में ऐसा होता नहीं है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स को आम तौर पे सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है। मगर प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ वो कब पता चलेगा? साल के अंत में पता चलेगा। मगर उनको घर चलाने के लिए एक अमाउंट तो चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, पार्टनर्स आपस में तय कर लेते हैं कि हम एक फिक्स अमाउंट हम हर महीने की शुरुआत में, अंत में, मिड में, किसी भी तारीख को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? या तो ऐसा तय किया जाता है कि हर महीने की शुरुआत में, अंत में या मिड में, या फिर ऐसा तय किया जाता है कि कभी भी जब भी जरूरत पड़ेगी तब ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं जिसमें हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग कि कब ड्राइंग की गई है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से अलग अलग केसेस हैं, चलिए देखते हैं, समझते हैं। ध्यान दें, सबसे पहला केस देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले पहले कॉलम में क्या दिख रहा है आपको? सेम अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्वार्टर और क्वार्टर। सेम अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर हो सकता है, एवरी 2 मंथ हो सकता है, एवरी 6 मंथ हो सकता है। तो यदि एक सिमिलर अमाउंट, ठीक है, एक सिमिलर टाइम इंटरवल में, मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर अगर होता है तो वहां पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा केस है सिमिलर अमाउंट इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने के बीच में, हर महीने की 15 तारीख को अगर ड्रॉ किया जाता है तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यदि हर महीने के एंड में होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा जाए तो आपको परसेंटेज तो दिया होगा कि 6%, ठीक है, आपको ड्राइंग्स भी दी रहेंगी। तो ड्राइंग्स है, परसेंट है, तो क्या इतना इनफ है क्या? नहीं, क्योंकि अब देखो ड्राइंग एक बार नहीं हो रही है। अगर एक बार हो रही है तो बहुत आसान है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये 1 जनवरी को ड्रॉ किया, 10,000 रुपये 1 जनवरी को ड्रॉ किया, 6% के हिसाब से हमको उससे इंटरेस्ट लेना है, तो 10,000 का 6% हो जाता है 600, आप बोलेंगे 600। मगर यही प्रोसेस बार बार हो रहा है, केवल 1 जनवरी को नहीं, उसने फिर 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, जून, जुलाई, हर महीने की 1-1 तारीख को उसने ऐसे किया है। तो अगर हम हर महीने की ड्राइंग का इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करते हैं तो क्वेश्चन विल बिकम डिफिकल्ट, इट विल टेक मोर टाइम। हर महीने की अलग अलग ड्राइंग्स जो हैं उसका अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, इट विल बिकम लेंदी। आधी बात समझ में? तो देयर मस्ट बी अ शॉर्टकट फॉर इट, जल्दी करने का कोई रास्ता होना चाहिए। तो क्या कोई रास्ता है? तो बिल्कुल हाँ, रास्ता है। तो इसमें कौन कौन से केसेस हैं देखो, सबसे पहला बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, दूसरा है मिड ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी 6 मंथ, तीसरा है एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, ठीक है। तो हाउ टू डू, तो वो समझते हैं। देखो सबसे पहले देखिए, हाउ टू कैलकुलेट
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इट इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले तो हमने लिया टोटल ड्राइंग। क्या लिया? टोटल ड्राइंग। कितनी ड्राइंग हमने की है, इनटू परसेंट अपॉन 100, ठीक है, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। इसी तरीके से करते हैं, नहीं करते हैं? बताओ मेरे को। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, मान लो किसी व्यक्ति ने, हम बुक्स क्लोज करते हैं 31 दिसंबर को मान लीजिए, ठीक है, और एक व्यक्ति ने अगर ड्रॉ किया 1 जुलाई को 10,000 रुपये, तो आप कैसे करेंगे? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो आप क्या करते हैं, 10,000 लिया आपने, ठीक है, इंटू 10/100 किया, फिर कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे? 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का, मतलब 6/12 ऐसे ही करेंगे। 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। क्यों? क्योंकि हमको 6 महीने का कैलकुलेशन करना है। मगर यहाँ पे कैसे किया जाएगा? यहाँ पे तो बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एवरेज पीरियड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एवरेज पीरियड। यहाँ पे तो हमने सीधा सीधा मंथ्स ले लिया था, है ना, तो यहाँ पे हमको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग इंटू परसेंट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो एवरेज पीरियड कैसे आएगा? तो एवरेज पीरियड हम देख लेते हैं। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टोटल पीरियड प्लस टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। टोटल पीरियड प्लस टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। क्या बोला मैंने? टोटल पीरियड प्लस टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। अब आप बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, सर कुछ भी नहीं समझ में आया। देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ड्राइंग क्या हो रही है? बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, तो हम अलग अलग अमाउंट का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, हमको एक शॉर्टकट चाहिए। तो शॉर्टकट के लिए आपको केवल ये शॉर्टकट है, ये फॉर्मूला जो देख रहे हैं ना, ये दिस इज शॉर्टकट। एक ही बार में सारा हो जाएगा। जितनी भी ड्राइंग्स हुई हैं, हर महीने अगर 10,000 रुपये ड्राइंग की है ना, तो 10,000 इंटू 12 कर दिया, 1,20,000 हो जाएगा। जितना भी परसेंट है वो भी हो गया, इंटू ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस बार बार फॉर्मूला लगाने का झंझट खत्म, केवल एक बार फॉर्मूला लगाओ, आंसर सामने है। तो ये एवरेज पीरियड कहाँ से आएगा? एवरेज पीरियड का ये फॉर्मूला है। अब आप बोलेंगे सर ये टोटल पीरियड क्या है? टोटल पीरियड मतलब जितने महीने आपने ड्राइंग की है। अगर आपने हर महीने ड्राइंग की है, जनवरी भी, फरवरी, मार्च, जितने महीने, तो आपने 12 ही महीने ड्राइंग की है, तो 12 महीने, तो आपका टोटल पीरियड क्या हो गया? 12 हो गया। अगर आपने ड्राइंग स्टार्ट की है मान लीजिए अप्रैल से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने निकल गया, तो आपने ड्राइंग कितनी की? 9 महीने की, तो टोटल पीरियड कितना आ जाएगा? 9 मंथ्स। अगर हमने ड्राइंग स्टार्ट किया जुलाई से, तो हमारे टोटल पीरियड कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स प्लस टाइम इंटरवल। आप बोलेंगे सर ये टाइम इंटरवल क्या है? एक ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग के बीच में कितना गैप है, दैट इज टाइम इंटरवल। एक ड्राइंग हुई है 1 जनवरी को, दूसरी ड्राइंग हुई है 1 फरवरी को, कितना टाइम इंटरवल हुआ? 1 महीना। तो दिस इज टाइम इंटरवल, टोटल पीरियड प्लस टाइम इंटरवल। मतलब मान लीजिए टोटल पीरियड हमने जनवरी से ड्राइंग स्टार्ट की, दिसंबर तक ड्राइंग हमने चलाई की है, तो टोटल पीरियड हो गया 12 मंथ्स प्लस टाइम इंटरवल, हर महीने किया है हमने ड्राइंग, तो एक ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग के बीच में गैप है 1 महीने का, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा? 6.5 मंथ्स। गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? क्योंकि हर महीने ड्राइंग की गई है, ठीक है, तो हर महीने मतलब टाइम इंटरवल हुआ 1 महीने, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि सर यदि यहाँ पे एवरी मंथ नहीं होता, एवरी क्वार्टर होता तो क्या होता? देख लेते हैं। अगर आपने ड्राइंग पूरा साल की है, सारे क्वार्टर्स कवर किए हैं, तो आपका टोटल पीरियड कितना हो जाएगा? 12, ठीक है ना।
क्वार्टर समझते हैं ना, क्वार्टर मतलब 3 महीने, है ना। पहली ड्राइंग की आपने जनवरी, फिर जनवरी हो गया, ठीक है, फिर 3 महीने का आपका गैप रहेगा। तो पहली ड्राइंग हुई आपकी जनवरी में, फिर 3 महीने का गैप दे दो, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। फरवरी 1 महीना हो गया, मार्च, फिर अप्रैल, तो 3 महीने का गैप हुआ। फिर आपकी ड्राइंग हुई अप्रैल को, फिर उसके बाद अप्रैल के बाद फिर से 3 महीने आप ले लो, ठीक है। तो फिर से यदि हम 3 महीने लेंगे तो हो जाएगा आपका अप्रैल, मई, जून, तो अब अगली ड्राइंग कब होगी, जुलाई, ठीक है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, ठीक है। आधी बात समझ में। तो हर महीने के हर क्वार्टर के हमने बिगनिंग में ड्राइंग की है। तो वहां पे अब टोटल पीरियड कितना हुआ है, टोटल पीरियड तो आपका 12 ही होगा, मगर टाइम इंटरवल कितना हुआ, टाइम इंटरवल अब 1 महीना नहीं है बल्कि 3 महीने है। क्यों, क्योंकि एक ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग के बीच में गैप कितना है, 3 महीने का है। पहली अगर आपकी हुई 1 जनवरी को, दूसरी हुई आपकी 1 अप्रैल को, तो कितना गैप हुआ, टाइम गैप हुआ, है ना, फरवरी मार्च अप्रैल, 3 महीने बीच में हो गए। गेटिंग माय पॉइंट, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बीच में है, तो टाइम इंटरवल हो गया आपका 3 मंथ्स, ठीक है। तो टोटल पीरियड अगर एवरी मंथ है, ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर एवरी मंथ होगा तो 12 + 1/2 दैट इज 6.5 मंथ्स, दिस विल बी योर एवरेज पीरियड। अगर एवरी क्वार्टर है तो 12 + 3/2 दैट वुड बी 7.5 मंथ्स, तो दिस विल बी योर एवरेज पीरियड, है ना। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अब हम आते हैं मिड ऑफ एवरी मंथ। अब मिड ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ध्यान देंगे। इस केस में आपको सीधा सीधा टोटल पीरियड ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, डन, इतना ही। तो आप बोलेंगे सर फिर टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल का मिड के केस में कुछ भी नहीं होगा। सर फिर बताओ ना, मंथ के हिसाब से बताओ, क्वार्टर के हिसाब से बताओ। हाँ बिल्कुल, देखते हैं। टोटल पीरियड आपका अगर मंथ्स है तो 12 होगा, डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6 होगा। अगर यदि हम क्वार्टर के हिसाब से देखें तो भी 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6। यदि पूरे साल हमने ड्राइंग की है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि केवल 9 महीने की है तो फिर 9 महीने का लिख देंगे, 3 क्वार्टर्स में किया है अगर तो, है ना। आगे क्वेश्चन देखेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, सेम अमाउंट इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो अगेन यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एवरेज पीरियड चाहिए। तो एवरेज पीरियड कैसे आएगा, एवरेज पीरियड अब यहाँ पे आएगा टोटल पीरियड, टोटल पीरियड, ठीक है, माइनस टाइम इंटरवल, क्या बोला मैंने, माइनस टाइम इंटरवल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। टोटल पीरियड मान लीजिए है 12, है ना, -1 अगर हर महीने का है तो -1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 5.5। अगर एवरी क्वार्टर है ना, तो 12 - 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4.5। वेरी सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, बहुत मतलब 1 सेकेंड्स में आपको बनेगा। देखो कई बार क्वेश्चन में आपको ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना एवरेज पीरियड, ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, सबको मालूम है कि एवरेज पीरियड क्या होता है, 6.5 मंथ्स होता है, ठीक है। अगर बिगिनिंग एंड ऑफ एवरी मंथ है तो सबको मालूम है 5.5 होता है, मिड ऑफ एवरी मंथ है 6 मंथ्स होता है एवरेज पीरियड, वहां पे कैलकुलेट करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल, ठीक है। क्लियर है ये, बिगिनिंग होगा तो प्लस, मिड होगा तो कुछ नहीं, और एंड है तो माइनस, ठीक है। अब आखिरी केस देखो जरा आप, क्या है, रैंडम। रैंडम मतलब कभी भी कर रहे हैं, कभी भी मतलब कभी भी, कोई डेट फिक्स नहीं है। हो सकता है एक ड्राइंग हमने की 1 जनवरी को, दूसरी ड्राइंग की हमने 5
मार्च को, फिर अगली ड्राइंग की हमने 31 सितंबर अक्टूबर को, ठीक है। तो कभी भी हम ड्राइंग कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रैंडम, कितना भी अमाउंट कभी भी। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, ये तभी एप्लीकेबल है जब अमाउंट भी सेम रहेगा और टाइम इंटरवल भी सेम रहेगा। ये ध्यान रखिएगा तीनों केसेस में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर जेठा एट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इफ यू विड्रू 1000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो सबसे पहले आप क्या करो, टोटल ड्राइंग चाहिए हमको। फॉर्मूला तो आपको मालूम है ना, क्या है फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग इंटू परसेंट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो टोटल ड्राइंग यहाँ पे कितनी है, 1000 पर मंथ है, मतलब 12 महीने हमने किया है ना। इफ यू विड्रू 1000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने, ठीक है। तो हमारी टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 12000 इंटू परसेंट देखो कितना है 12/100 इंटू, अब एवरेज पीरियड की बात आती है तो ध्यान रखिएगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा टोटल पीरियड 12 प्लस क्यों, क्योंकि बिगिनिंग है। यहाँ पे कितना आएगा टाइम इंटरवल कितना होगा यहाँ पे, हर महीने बोल रहा है, तो +1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 6.5, तो ये हो जाएगा 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो चलिए इसको कैंसिल, ये किया तो ये हो जाएगा 120 इंटू 6.5, 120 इंटू 6.5 ये हो जाता है 780, है ना। सिंपल, बिल्कुल आसान है, एकदम आसान, क्लियर है। क्या किया है यहाँ पे हमने, बताइए। सबसे पहले टोटल पीरियड निकाला, टोटल ड्राइंग निकाला, टोटल ड्राइंग कितना हो गया 12000। उसके बाद हमको क्या चाहिए, एवरेज पीरियड चाहिए। एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या करेंगे, 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, समझ में आया। तो इस 780 क्या है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्लियर है ये, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर भिड़े at 12% per annum for the year ended 31st March 2017 if he withdrew 1000 per month at the end of every month। अगेन हमारा फॉर्मूला सेम है। आपकी जो ड्राइंग हो रही है 1000 पर मंथ हो रही है, 12 महीने की ड्राइंग हो जाएगी 12000 इंटू, है ना, 12/100 इंटू 12/100 इंटू क्या है, अब एवरेज पीरियड चाहिए, तो आपका क्या है एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ में 12 - 1/2 कितना हो जाएगा 5.5, तो इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 कैंसिल, ये हो गया 120 इंटू 5.5, बहुत आसान है, 120 इंटू 5.5 तो हो जाता है 660, क्लियर है, समझ में आई बात। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर पोपट एट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इफ यू विड्रू 1000 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो यदि मिड ऑफ एवरी मंथ है तो अगेन टोटल ड्राइंग आपकी है 12000, ठीक है, 12000 इंटू 12/100 इंटू मिड ऑफ एवरी मंथ, तो क्या करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6 मंथ्स एवरेज पीरियड। क्यों, ध्यान है ना, बिगिनिंग मतलब प्लस, मिड मतलब कुछ नहीं, सीधा सीधा डिवाइड करना है, एंड मतलब माइनस, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 6 मंथ हो गया, तो 6 डिवाइडेड बाय 12, ये डिवाइड किया, ये 120 इंटू 6 ये हो गया 720, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है, वेरी सिंपल। अब आइए फोर्थ, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर सोडी एट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इफ यू विड्रू ₹2400 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरुआत में। तो यहाँ पे एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स, क्या गलती करते हैं, दो प्रकार की गलती करते हैं स्टूडेंट्स। एक तो 2400 पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चालू कर देते हैं, या फिर दूसरी गलती करते हैं 2400 इंटू 12 कर देते हैं। क्या कर देते हैं 2400 इंटू 12, क्यों करते हैं 12, क्योंकि उनको लगता है कि 2400 रुपये हम हर महीने कर रहे हैं, हम हर महीने नहीं कर रहे हैं बल्कि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहे हैं,
क्या बोला मैंने? हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो साल में कितने क्वार्टर्स? एक साल में 4 क्वार्टर्स, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी? इंटू 4, टोटल ड्राइंग होगी 9600। 9600 इज दी टोटल ड्राइंग। अब क्या करना है? अब तो आपको मालूम है 9600 इंटू 12% हमारा इंटरेस्ट है, इंटू अब यहाँ पे एवरेज पीरियड आपको लिखना है डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे क्या आएगा, कितना अमाउंट, कितने मंथ्स आएंगे? तो वो कैसे फाइंड करते हैं? वो फाइंड करने का तरीका आपको मालूम है क्या है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो टोटल पीरियड 12, एक ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग के बीच में कितना गैप? 3 महीने, डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 7.5 मंथ। तो 7.5, 12 12 कैंसिल, ये हो गया आपका 96 इंटू 7.5। ये होता है 720, 720 रुपये। आई बात समझ में? क्लियर है? वेरी सिंपल। अब यहाँ देखिए क्या बोलता है, इफ यू विड्रू 2400 एट दी एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब एंड होगा तो पहली बात तो टोटल ड्राइंग 2400 इंटू 4 दैट वुड बी 9600। 9600 इंटू 12 बाय 100 इंटू ये कितना आएगा, कितने मंथ्स आएगा? तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है? टोटल पीरियड -3, है ना? टोटल पीरियड 12 है, -3 क्योंकि एंड बोल रहा है ना? तो डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 4.5। तो 4.5, 12 12 कैंसिल, ये 9600 इंटू 4.5, 9600 इंटू 4.5 हो जाता है 96 इंटू 4.5 सॉरी, हो जाता है 432। आया समझ में? क्लियर है? बिल्कुल आसान है, बेहद आसान। अब आइए यहाँ पे कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर तारक एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इफ ही विड्रू रुपीज 3600 पर क्वार्टर। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या करना चाहिए? इसमें तो दिया ही नहीं है, ना तो मिड दिया है, ना तो बिगिनिंग दिया है, ना तो एंड दिया है। अब क्या करेंगे? तो ध्यान रहे, ना तो बिगिनिंग है, ना तो मिड है, ना तो एंड है। जब क्वेश्चन साइलेंट है, यहाँ पे केवल इतना लिखा है, इफ यू विड्रू 3600 पर क्वार्टर, तो हम इसको मानते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब साल के दौरान, यहाँ पे क्वार्टर के दौरान। क्वार्टर के दौरान मतलब मिड। ध्यान रखिएगा इस बात का। whenever nothing is mentioned, if the question is silent regarding the timing of the drawing, then we assume it to be mid। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे या तो वर्ड ड्यूरिंग लिखा हो या कुछ नहीं लिखा हो, तो आप क्या मानेंगे? मिड मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम 3600 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 14400। अब क्या करना है? 14400 इंटू, बोलिए क्या होगा इसमें? 10/100 इंटू, अब मिड है तो क्या करेंगे? 12 डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको कैलकुलेट कीजिए आप। 14400 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो दैट वुड बी 720। ठीक है, 720 इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर है? हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ Mrs. Babita at 12% per annum for the year ended 31st March 2014 if her drawings during the year were 12,000। अब क्या करना चाहिए आप ही बताइए। बोल रहा है if her drawings
ड्यूरिंग द ईयर, और ड्यूरिंग द ईयर बोल रहा है, तो मतलब हम क्या मानेंगे कि साल के दौरान, दौरान मतलब मिड, मतलब 12 महीने का आपका जो ये साल है, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014, तो हमने यहाँ पे ड्राइंग कब की होगी, ये मिड में, तो कितने महीने का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 6 महीने का। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हर महीने नहीं हो रहा है, एक ही ड्राइंग है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इफ हर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, है ना, बार बार ड्रॉ नहीं हो रहा है, एक ही बार ड्रॉ हुआ है 12,000, तो एक ही बार 12,000 ड्रॉ हुआ है, 12% अपन ने ले लिया, तो कितने महीने का फाइन करना पड़ेगा, 6 महीने का, बस, कुछ भी नहीं करना। अब आप बोलेंगे नहीं सर समझ में नहीं आया। देखो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि एक सिमिलर अमाउंट एक सिमिलर टाइम इंटरवल में ड्रॉ किया जा रहा है, हर महीने, हर क्वार्टर, मिड में, एंड में, बिगनिंग में। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, केवल ड्राइंग्स जो की गई हैं वो साल के दौरान 12,000 की है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। तो क्या करना है, सिंपली अपन ने ड्यूरिंग द ईयर है तो 6 महीने का कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 120 इंटू 6, 720। इज इट क्लियर, समझ में आई बात? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिसेस माधवी 12% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 इफ अ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर हुआ। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, ये पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपको कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है? अब आप बोलेंगे नहीं सर सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे देखो, आप पर एनम नहीं लिखा हुआ है, देखो केवल 12% है। और जब पर एनम नहीं लिखा रहता है तो हम सीधा सीधा कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पे। पर एनम मतलब क्या होता है, साल का 12%। यहाँ पे फ्लैट 12% है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, इग्नोर द टाइम, क्योंकि टाइमिंग की बात ही नहीं हो रही है। साल का 12% नहीं बोल रहा है, बोलता है 12%, चाहे वो कितने भी समय हो 12%। तो यहाँ पे जो ड्राइंग्स होंगी वो 12,000 का 12% हो जाएगी सीधी सीधी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग की बात ही नहीं हो रही है। जब हमें लिखा होता ना 12% पर एनम, तो हम मानते हैं कि यार ये साल का 12% चार्ज कर रहे हैं तो हम आधे साल का फाइन कर लेंगे। यहाँ साल की बात ही नहीं हो रही, ये सीधा सीधा 12% चार्ज कर रहे हैं। तो 12,000 इंटू 12%, 12/100, तो दैट वुड बी 1440, सीधा सीधा। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, इतना समझ में आ गया तो अब इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर गुड्डू एट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 इफ ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स एज अंडर। हमने अलग अलग ड्राइंग्स की हैं, देखो आप, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हमने 30 अप्रैल को कितना, 2400, फिर हमने 30 जून को 1600, फिर हमने 1 अक्टूबर को 3200, फिर हमने 31 दिसंबर को 1200 और 1 फेब को हमने कर दिया 2000। तो अब सबका हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो एक बार सोच के देखो आप, हम ईयर एंड हमारा कब हो रहा है, 31 मार्च 2014। तो फिर आप क्या करोगे, 2400 इंटू 12/100 इंटू कितने महीने, 30 अप्रैल को हमने ड्रॉ किया है, तो एक महीना बीत गया अप्रैल, फिर स्टार्ट हो जाएगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 11 महीने। तो 11 महीने का इसका निकालो, फिर सारे जितने भी ड्राइंग्स हुए हैं सबका यदि हम अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आसान तरीका, ध्यान देना,
आप देखो यहाँ पे 2400 जो हमने ड्रॉ किया है उसमें कितने मंथ्स का हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इंटरेस्ट का, 11 मंथ्स का, क्योंकि एक महीना बीत चुका है, बाकी 11 महीने, तो इंटू 11 कर दिया। 30 जून का जो है ड्राइंग है 1600 रुपये हुआ है, तो यहाँ पे कितने महीने का, देखिए हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है कब से, अप्रैल से, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने बीत गए, बाकी बचे 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो कितने महीने बचे, 6। यहाँ पे आपका जो बचता है जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने, और यहाँ पे फरवरी, मार्च 2 महीने, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन कर लो आप, 2400 इंटू 11 कितना होता है, 2400 इंटू 11 26,400, ठीक है। 1600 इंटू 9 ये हो जाता है 14,400, और फिर 3200 इंटू 6 ये हो जाता है 19,200, और ये 3600 और ये 4000, ठीक है। अब इन सब का सम कीजिए, 26,400 प्लस 14,400 प्लस 19,200 प्लस 3600 प्लस 4000, तो ये इसका सम करेंगे तो आ जाएगा 67,600, ठीक है। ये क्या आया, ये हमने इन सब का प्रोडक्ट निकाल लिया कि ये 2411 महीने का, ये इतने महीने का, ऐसा करके हमने, देखो एक ड्राइंग के लिए हमें वैसे क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। मान लो कि केवल हमको इसका फाइन करना होता तो हम कैसे फाइन करते, 2400 इंटू 12/100 इंटू 11/12, इस तरीके से करते। फिर दूसरी अगर हम करते तो दूसरी ड्राइंग के लिए हमको ये करना पड़ता 1600 इंटू 12/100 इंटू 9/12, ऐसे ही करना पड़ता। देखिए डिफरेंस इन दोनों में क्या है, केवल ये डिफरेंस है, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 9 से कर रहे हैं, अगले वाले में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वाले में 3 से, उसके बाद वाले में 2 से। मल्टीप्लाई जिससे करना है वो बदल जा रहा है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, इंटू 12/100 डिवाइडेड बाई 12, इंटू 12/100 डिवाइडेड बाई 12, ये चीज़ें सब में कॉमन है। तो जो चीज़ें कॉमन है उसको हम एक ही बार करेंगे, अलग से कर लेते हैं। ये जितना मल्टीप्लिकेशन का काम है वो हमने सेपरेटली कर लिया यहाँ पे, क्योंकि सब में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता, और ये जो हम इंटू 12/100 और डिवाइडेड बाई 12 कर रहे हैं वो एक बार कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 67,600 आया ना, अब इसमें आप कर लो इंटू 12/100 इंटू 1/12, 12 ये तो ये आ गया 676, आया समझ में। सिंपल है, बहुत सिंपल है। होमवर्क ट्राई कीजिए आप, आपको डेफिनेटली बनेगा।